हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। ये हमारा सेशन टॉपिक ऑफ द डे का सेशन है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर, जो मेजर करंट अफेयर होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म। आपने बीते कुछ ईयर्स में देखा होगा, कुछ रिसेंट पास्ट में देखा होगा कि वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म आइडिया। तो इस टाइप के बहुत सारे स्कीम लॉन्च इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे बहुत सारे। और बेसिकली ऐसे जो वर्डिंग्स है, वैसे नाम देने का जो ये प्रक्रिया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, बेसिकली ये एक आइडिया देता है कि दैट इंडिया इज अ वन नेशन। बेसिकली ऐसा कुछ इस नाम का तर्ज नहीं है, लेकिन ये वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन प्रोडक्ट, बेसिकली एक इंटीग्रेशन का एक फीलिंग देता है। तो इतने सारे जब लॉन्च हो रहे थे, तो इसी बीच जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ने भी एक स्कीम लॉन्च कर दिया और उस स्कीम का नाम दे दिया वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म। अब ये वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म क्या है? बेसिकली ये सीबीडीटी के थ्रू एक कॉमन आईटीआर फॉर्म है। अभी तक इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के आईटीआर फॉर्म पाए जा रहे थे। इनकम के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते थे, जिसको फाइल करना पड़ता था इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में। अब क्या है कि उन सब को एक साथ मर्ज करके एक कॉमन आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी लॉन्च करेगी। अब सारे अलग अलग आईटीआर फॉर्म न भरकर एक कॉमन हमें आईटीआर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग अब ये न्यूज में आया था, तो देखते हैं इसके। द सीबीडीटी हैज प्रपोज्ड अ सिंगल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। पहले इनकम के अकॉर्डिंग किससे कितना इनकम है, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, एनुअल इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते थे आईटीआर फॉर्म। तो जो अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग टाइप के आईटीआर फॉर्म भरने पड़ते थे। अब है कि एक कॉमन आईटीआर फॉर्म होगा जिसे आप फिल करें, चाहे आपका इनकम स्लैब कोई भी हो, कि कितना भी हो, किसी भी सोर्स से हो, आपको एक कॉमन अब आईटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जैसे पहले आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 टाइप्स के होते थे, तो डिफरेंट फॉर्म अब नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, ऑल टैक्स पेयर्स बारिंग ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज आईटीआर फॉर्म। सभी लोग, जितने भी इंडिविजुअल्स है, सब इस कॉमन आईटीआर फॉर्म को यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस ट्रस्ट एंड एनजीओज। उनको ये कॉमन आईटीआर फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जो ट्रस्ट और एनजीओ होते हैं वो आईटीआर फॉर्म 7 यूज करते हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो टोटल हमारे यहां आईटीआर है, जिसको ये मर्ज किया गया इस आईटीआर कॉमन फॉर्म में, उसमें अभी आईटीआर 7 को मर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि उसको फाइल करते हैं उसके थ्रू ट्रस्ट और एनजीओ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं थ्रू आईटीआर फॉर्म 7। द ड्राफ्ट आईटीआर फॉर्म aims to bring ease of filing return and reduce the time of filling the ITR by individuals and non-business type taxpayers। बेसिकली ये लॉन्च किया गया है आईटीआर फाइल में, आईटीआर जो फाइलिंग करने में जो इश्यूज आ रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उसको ईज करने के लिए, उसको ईज किया जा सके, उसको आसान बनाया जा सके, ताकि जो इंडिविजुअल्स है, जो ना ऑर्गेनाइजेशंस फाइल कर रहे थे, नॉन बिजनेस टाइप ऑफ टैक्सपेयर्स थे, उन्हें ईज प्रोवाइड करने के लिए ही बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। क्योंकि पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म होते थे, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब है कि एक कॉमन टाइप का हमारा आईटीआर फॉर्म होगा, आपका इनकम स्लैब कुछ भी रहे, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी रहे, आपको फाइल एक ही आईटीआर करना है। सो थोड़ा सा इसे ईज कर दिया गया है फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। अब बात करते हैं, इट प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस ए कॉमन आईटीआर बाय मर्जिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट आईटीआर 7। जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि जितने भी हमारे आईटीआर फॉर्म थे उन सबको मर्ज किया गया है एक्सेप्ट आईटीआर 7, बिकॉज ये आईटीआर जो 7 है, इसको यूज किया जाता था ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर फाइलिंग आईटीआर रिटर्न्स। हाउएवर, करेंट आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 विल कंटिन्यू। अब चूंकि ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को भी मर्ज किया गया है, बट स्टिल दे विल कंटिन्यू, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। बेसिकली इंडिविजुअल को ये एक समझ के ऑप्शन दिया गया है कि आप आईटीआर 1 भी फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं,
या फिर जो कॉमन आपका आईटीआर फाइल है उसे भी फाइल कर सकते हैं। सो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो मर्ज हो गया वो फाइल करना चाह रहे हैं, या फिर आईटीआर 1 फाइल करना चाह रहा है, या फिर आईटीआर 4 फाइल करना चाह रहे हैं। इट्स अपन द इंडिविजुअल्स। दैट्स वाई इसे मर्ज करने के बावजूद भी इसे कंटिन्यू रखा गया है। मर्ज किसे नहीं किया गया है? आईटीआर फॉर्म 7 जो ट्रस्ट के थ्रू और एनजीओ के थ्रू फाइल किया जाता है। दिस विल गिव एन ऑप्शन टू सच टैक्सपेयर टू फाइल द रिटर्न आइदर इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4। तो यही प्रपोजल है कि सारे टैक्स जो फाइल रिटर्न्स थे, जो आईटीआर थे, उन सबको मर्ज किया गया है। अब थोड़ा इसको सिस्टम को आईटीआर फाइल करने के सिस्टम को ईज कर दिया गया है। जो टाइम कंज्यूमिंग था अब उसे कम कर दिया गया है, और बहुत एक्सेप्ट आईटीआर 7 बाकी सभी आईटीआर को मर्ज कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ये आईटीआर होते क्या, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर हैं क्या। तो इंडिया में अभी हमारे पास जो आईटीआर फॉर्म्स है वो टोटल आईटीआर 7 होते हैं। इसमें जो मर्ज किया गया है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6 एंड 7। इस 7 के अलावा इन सभी को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के बाद भी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को कंटिन्यू रखा गया है। यह ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से कोई एक फाइल कीजिए, या फिर जो मर्ज करके जो कॉमन आईटीआर फॉर्म बनाया गया है आप उसे भी फाइल कर सकते हैं। यह ऑप्शन दिया गया है। तो आईटीआर फॉर्म को 1 को सहज भी बोला जाता है। अब ये किन पे लागू होता है, कौन से लोग इसे फाइल करते हैं, तो देखते हैं हम। फॉर ए स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स, दोज आर इंडिविजुअल्स हु हैव एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख। जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स होते हैं वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं, या फिर जिनका एनुअल इनकम लगभग 50 लाख होता है वो आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करते हैं। आईटीआर 2 फॉर पीपल विथ इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वैसे लोग जिनका इनकम का सोर्स उनका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है वो आईटीआर 2 फाइल करते हैं। आईटीआर 3 की बात करें, आईटीआर 3 फॉर पीपल हु हैव इनकम एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में है, तो उसके उस बिजनेस से और प्रोफेशन से जो उसको इनकम एनुअल इनकम हो रहा है, तो वो लोग, वैसे प्रोफेशनल लोग, वैसे बिजनेसमैन आईटीआर 3 फाइल करते हैं। आईटीआर 4 जिसे सुगम भी कहा जाता है, अब यह फाइल किया जाता है फॉर इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड फिल्म्स विद अ टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें भी जो एनुअल इनकम है कि जब तक आपका 50 लाख हो, वो बिजनेस से हो, बाय प्रोफेशन हो, वो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, तो उनको जब फाइल करना पड़ता है अगर इनकम टैक्स रिटर्न, दे फाइल आईटीआर फॉर्म 4, और इसको सुगम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन दोनों को मर्ज किया गया है, बट स्टिल दे विल कंटिन्यू। आईटीआर 5 एंड 6, अब ये क्या है? फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड बिजनेस पर्सपेक्टिवली रिस्पेक्टिवली, जो एलएलपीज होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और बिजनेसमैन, उनको आईटीआर 5 और 6 दोनों में से कोई भी फाइल कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे। फिर आईटीआर 7, जैसा कि मैंने बताया कि इन सबको मर्ज किया गया, बट आईटीआर 7 को स्टिल मर्ज नहीं किया गया है, बिकॉज ये ट्रस्ट और एनजीओ को थ्रू, जो एनजीओ होते हैं उनके थ्रू ये फाइल किया जाता है, और इस मर्जिंग से इस आईटीआर 7 को अभी भी दूर रखा गया है। अब हम कुछ बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि सारे आईटीआर फाइल्स को मर्ज किया जाए। इनके बारे में भी जानते हैं। बेसिकली सीबीडीटी इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। पार्लियामेंट का एक एक्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसी के अंडर में हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फंक्शनिंग करता है। क्योंकि अब ये पार्लियामेंट्री एक्ट से फंक्शनिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया। हमारे कंट्री में डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीटी की होती है। उसको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीटी के पास होता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये किसके अंडर फंक्शन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में यह सीबीडीटी आता है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में
अभी तक टोटल 83 करोड़ आईटीआर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर फाइल हो चुके हैं। 83 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में अभी सीबीडीटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा आईटीआर के बारे में कि ये प्रपोजल है कि वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म कर दिया जाए। जो 7 आईटीआर थे उसमें से 6 को मर्ज किया गया है, 1 और 4 स्टिल कंटिन्यू है। 7 को मर्ज नहीं किया गया है बिकॉज 7 जो है वह ट्रस्ट और एनजीओ के थ्रू फाइल किया जाए, अभी उसे बाहर रखा गया है। सीबीडीटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये प्रपोजल दिया गया है। ये सब आपका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसके ध्यान रखिए आप। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जोजिला डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसका बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आखिर ये क्यों मनाया जाता है। तो जोजिला डे स्पेशली आर्म्स फोर्सेस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसका बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रहा है। तो रिसेंटली अभी 1 नवंबर को ये जोजिला वार मेमोरियल जो द्रास नवंबर में इसको मनाया गया है, जो द्रास में है, नियर द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पे इसे सेलिब्रेट किया गया है। ये जो जोजिला दरा है या जोजिला जो डे है, उसका सेलिब्रेट करने का कारण बहुत ही पुराना है कि जब हमारा कंट्री फ्री हो गया था, जब हम फ्रीडम हुए थे, तो जब इंडिया और पाकिस्तान में हम लोग डिवाइडेड हो गए थे ऑन द रिलीजियस लाइन, उसके बाद जो हमारे यहां इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान से, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहे थे। तो यह जोजिला दरा बेसिकली एक, समझ लीजिए कि एक डोर था उनके इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो इसी रिगार्डिंग एक वॉर होता है जोजिला दरा पे, और उसी वॉर में जो सक्सेसफुल हमारे इंडियन आर्मी होते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये जोजिला डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं, इट एम्स टू सेलिब्रेट गैलेंट एक्शन बाय इंडियन ट्रूप्स इन ऑपरेशन विशन इन 1948 व्हिच वाज लॉन्च द आईसी हाइट ऑफ जोजिला पास, द गेटवे टू लद्दाख। ये उस समय जब ये लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन विशन इन 1948, जब बहुत सारे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में थ्रू दिस जोजिला पास, वो लद्दाख में एंटर कर रहे थे इस जोजिला पास के थ्रू। तो उनको रोकने के लिए, उनके इन्फिल्ट्रेशन को स्टॉप करने के लिए इंडियन ट्रूप्स ने एक समझ लीजिए एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन विशन, और वो पूरा बड़ी तरीके से सक्सेसफुल भी रहा। और इसी के सक्सेसफुल में हम सेलिब्रेट करते हैं जोजिला डे एवरी ईयर ऑन 1 नवंबर। दिस डे मार्क द इंडियन आर्मी हिस्टोरिक विन ओवर द पाकिस्तान रेगुलर्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स एंड हेल्प रिकैप्चर द स्ट्रेटेजिक जोजिला पास। और इस ऑपरेशन विशन के हेल्प से ही हम दोबारा से रिकैप्चर किए थे अपने जोजिला पास का जो एरिया है, जो जोजिला दरा है उसको, क्योंकि जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे, जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो ठंड के मौसम में वो आ जाते थे इस जोजिला पास से, वो लद्दाख में इंटर कर जाते थे। तो वो धीरे धीरे उसको कैप्चर करने लगे थे उस एरिया पे। तो जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया ऑपरेशन विशन, और उसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया था, और उसी के सक्सेसफुल होने के उपलक्ष्य में ये जोजिला डे मनाया जा रहा था। दिस बैटल वाज आल्सो हिस्टोरिक फॉर रीजन दैट टैंक्स यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट सच हाइट। ये जो वॉर था, ये जो जोजिला डे मनाया जाता है, ये वॉर इसलिए, बैटल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इतना ज्यादा हाइट पे टैंक का यूज किया गया था। इस बैटल में टैंक का भी यूज किया गया था, इतने मैक्सिमम हाइट पे, इतने आईसी एरिया में जो पूरा बर्फ से ढका हो, और वहां पे इतने हाइट पे फर्स्ट टाइम बैटल में टैंक का यूज किया गया था। दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है। अब जोजिला पास की स्थिति देखते हैं। जोजिला पास कनेक्टिंग कश्मीर वैली विथ द कोल्ड इंडस वैली डेजर्ट इन लद्दाख रीजन। जो जोजिला पास है, आप देखते होंगे मैप में जब पासेस का साइन ऐसे होते हैं। तो जोजिला पास जो है वह कश्मीर वैली को इंडस वैली, कोल्ड इंडस वैली जो कि लद्दाख रीजन में है, उसको कनेक्ट करता है थ्रू 434 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। इस जोजिला पास से एक नेशनल हाईवे निकलता है और वह 434 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और वह श्रीनगर से उसको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे कहा जाता है, जो कश्मीर वैली को इंडस वैली, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी माना जाता है, उससे कनेक्ट करता है। इसका एलिवेशन देखिएगा, हाइट कितना है, 11,575 फीट।
ये बहुत काफी हाइट है। अगर उस लेन में बात करें तो फोटुला जो पास है, फोटुला भी पास है एक, इसके बाद ये सेकेंड हाईएस्ट पास है इस रीजन में। जोजिला फोटुला के बाद सेकेंड हाईएस्ट पास है। और सोचिए कि इतना हाइट पे उस टाइम में टैंक यूज किया गया था। इट इज ऑफन क्लोज ड्यूरिंग विंटर। द बीकॉन फोर्स यूनिट ऑफ बीआरओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग विंटर। ये बीकॉन फोर्स है यूनिट आपका बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। यही बीकॉन यूनिट जो है इस जोजिला पास को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है। विंटर सीजन में स्पेशली इस बीकॉन ग्रुप का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह इसका देखरेख करे। आप ये मैप में इसका पोजीशन देख सकते हैं। दिस इज जोजिला पास। दिस इज जोजिला पास, ये पास का साइन है। और ये श्रीनगर और इधर हमारा जो लद्दाख का रीजन है उसे कनेक्ट करता है यहाँ पे। और ये नेशनल हाईवे यहाँ पे जो कि 434 किलोमीटर है। और इसी के थ्रू इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे वो पाकिस्तान से आके लद्दाख में इंटर कर जाते थे। और वहां पे उन्होंने 1948 में अपना कब्जा जमा लिया था। और इसी को हटाने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए इंडियन ट्रूप्स ने मिशन ऑपरेशन बिशन लॉन्च किया था 1948 में, और सक्सेसफुल रहा था। और इसी के कारण जोजिला डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।